नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और हमारे आज के इस वीडियो में मूल निवासियों का विस्थापन जिसमें हम करने वाले हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या क्या कारण थे, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज करने वाले हैं उपनिवेशिक विस्तार। उपनिवेशिक विस्तार जो है, उपनिवेशिक बेसिकली होता है क्या है, उपनिवेश मतलब दूसरा निवेश। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ब्रिटेन के या फिर स्पेन के, पुर्तगाली, ये सभी क्या थे, अपने देश में तो रहते ही थे, साथ ही साथ एक उपनिवेश तैयार कर रहे थे। उपनिवेश का मतलब है दूसरे देशों पर अधिकार और वहां पर कॉलोनियां बसाकर वो करना, व्यापार करना। इस तरीके से जो था उसको ही बोला जाता है उपनिवेश। तो उपनिवेशिक विस्तार ये एक प्रचलन चला था 17वीं शताब्दी में कि उपनिवेशिक विस्तार किया जाए। मतलब एक देश में तो है ही, और साथ ही साथ अपने अलग अलग उपनिवेश बनाया जाए, अलग अलग देशों में अपना राज्य कायम किया जाए, शासन प्रणाली कायम किया जाए। तो 17वीं सदी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। तो इस 17वीं सदी के बाद जो है स्पेन और पुर्तगालियों ने अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिए। जैसे भारत में भी उनका उपनिवेश था, उपनिवेशिक काल भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, ये इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस वाले जो थे, ये सारे अपना उपनिवेश विस्तार करने लगे अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो स्पेन और पुर्तगालियों का प्रवास। स्पेन और पुर्तगाली बेसिकली प्रवास कहाँ करते थे, स्पेन और पुर्तगाली लोग 18वीं सदी में अमेरिका के और भी हिस्सों में तथा मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए अप्रवासी बसने लगे। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा मैप के थ्रू कि ये बेसिकली कहाँ से किस तरफ विस्तृत हुए। जैसा कि ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ये है मतलब पूरा वर्ल्ड मैप है। आपको मैं दिखा दूं जूम करके थोड़ा सा, ये देख पा रहे हो क्या? ये देखिए, ये है यूनाइटेड किंगडम, यूके। और यही पे है जो अपना वो ब्रिटेन, और ये सैन फ्रांसिस्को, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे यहाँ से क्या करते हैं, ये इस तरफ शिफ्ट होते हैं, इस तरफ जाते हैं। तो इधर क्या है, अमेरिका, यूएसए। तो यहाँ पर अपना उपनिवेश इन्होंने विस्तृत किया। इसी तरीके से ये इधर से ये अफ्रीका में अपना विस्तृत किया, उपनिवेश बसाया। इस तरीके से ही ये इंडिया भी आए, और इधर ये एशिया में भी अपना, इधर इस तरफ पूरा ये जो एशिया है, पूरे एशिया में भी इन्होंने अपना उपनिवेश बसाया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये था दूसरे इलाकों में। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाकों पर में जाने पर मजबूर किया। तो ये देखिए, मूल निवासियों का विस्थापन का मतलब यही है, जो वहां के मूल निवासी हैं, जैसे अमेरिका के मूल निवासी हैं, तो वहां बाहर से आकर ये स्पेन और पुर्तगाली बसने लगे, जिसकी वजह से वहां से उनको अपना विस्थापन करना पड़ा। वो मूल निवासी जो वहां के पर्टिकुलर निवासी थे, उन्होंने अपना विस्थापित करना शुरू कर दिया। कॉलोनी, कॉलोनी क्या होता है, मतलब कॉलोनी भी एक प्रकार का उपनिवेश ही होता है, जहां पर जाकर दूसरे जगह पर जाकर बस्तियां बसा लेते हैं, उसको ही कॉलोनी कहा जाता है। तो 17वीं सदी में यूरोपीय लोग दूसरे महादेशों में अपना प्रवास स्थापित किया। ठीक है, दूसरे महादेशों में प्रवास स्थापित करने लगे, रहने लगे जाके। तो यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी, उपनिवेश कहा जाता था। तो उपनिवेश जो था, इसी को कहा जाता था। उपनिवेशों को देश का दर्जा। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृ देश में से स्वतंत्र हो गए, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। मतलब जैसे भारत है, भारत क्या था, अंग्रेजों से आजाद हुआ, तो इसको एक राज्य या देश का दर्जा मिल गया। तो इसी प्रकार से अन्य देश भी जो भी थे, सारे अमेरिका के, अफ्रीका के, जो भी देश थे, वहां से जब उपनिवेश का खत्म हुआ, तो वो जब चले गए वापस, कॉलोनियां खत्म हो गई, बस्तियां खत्म हो गई, तो उसको उपनिवेश को देश का दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद बात करेंगे सेटलर। सेटलर की बात करते हैं दोस्तों। सेटलर बेसिकली क्या होता है, जो सेटल हो जाता है दूसरी जगह पे जाके। तो यह सब दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में डच डच लोगों के लिए किया जाता था। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए किया जाता था। और अमेरिका में जितने भी यूरोपीय लोग थे, उनके लिए सेटलर का शब्द का प्रयोग किया जाता था, आबादकार जिसको बोला जाता है। नेटिव क्या होता है, नेटिव जो होते हैं पर्टिकुलर उसी जगह के जो लोग होते हैं, मूल निवासी, जिसे मूल निवासी भी कहा जाता है, उसको ही नेटिव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपना मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, जहां पे वो रह रहा है वहीं पे पैदा हुआ था, और उसके पूर्वज भी वहीं रह रहे थे,
उसको ही नेटिव बोला जाता है, मूल निवासी बोला जाता है। तो 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए प्रयोग होता था। जैसे अंग्रेज जैसे भारत में आए तो भारत के नेटिव हम लोग थे जो यहाँ पे पर्टिकुलर पहले से रह रहे हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, नेटिव कहा जाता है। तो उन्होंने उपनिवेश के जो बासिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद बात करते हैं वैमपूम बेल्ट। ये रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली बेल्ट है। इसे किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। तो जैसे समझौता होता है तो कबीले के बीच या फिर जो जो भी समुदाय हैं उसके बीच, तो उसमें एक वैमपूम बेल्ट का प्रयोग किया जाता है और उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान किस प्रकार प्राप्त किया। तो साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। भाषाएं, उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी परंतु लिखी नहीं जाती थी। तो भाषाएं तो बहुत सारी बोली जाती थी लेकिन वहां पे लिखा नहीं जाता था सारी भाषाएं। तो जो भी जहां पर लिखा भी जाता है, बोला भी जाता है, तो साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन उसी के आधार पर बताया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए आप सभी, गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। तो 1840 में कैलिफोर्निया एक शहर है में सोने के चिन्ह मिले तथा गोल्ड रश का प्रारंभ, रेलवे लाइनों का निर्माण, औद्योगिक नगरों का विकास, कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया है कि कब वो हुआ था, औद्योगिकरण की शुरुआत। तो 18वीं सदी 17वीं सदी में औद्योगिकरण जो था वो बहुत ज्यादा चरम पे था। तो ये उसी के बारे में है। तो अब एबोरिजिनिस, चलिए इसका लिखिए पॉइंट डाल के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को क्या कहा जाता था, एबोरिजिनिस। ये देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलियन जो हैं, ये शुरुआती मनुष्य हुआ करते थे, इनको ही कहा जाता था एबोरिजिनिस। ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मनुष्य हुआ करते थे। चलिए आगे बात करते हैं औपनिवेशिक। औपनिवेशिक दूसरे देश को नियंत्रित करने वाला देश से संबंधित। जैसे औपनिवेशिक है, उपनिवेश जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, वो दूसरे देश में उपनिवेश स्थापित करता है। और औपनिवेशिक वो जो इंग्लैंड है खुद को, उसको औपनिवेशिक बोला जाएगा, जो दूसरे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ओरल हिस्ट्री जो होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है, इतिहास लिखने के लिए या दूसरों को निर्देशित करने के लिए, ताकि इसे रिकॉर्ड किया जा सके। तो उसको ही क्या कहा जाता है, ओरल हिस्ट्री। सब्सिडी अर्थव्यवस्था क्या है, इसका मतलब है उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना आवश्यक हो उतना उत्पन्न करना, उसी को सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बहुसंस्कृतिवाद एक नीति जो मूल यूरोपीय और एशियाई प्रवासियों की संस्कृतियों के लिए समानता के उपचार का अर्थ है, बहुसंस्कृतिवाद कहा जाता है। ये डेफिनेशंस आप लिखते जाइए, याद करना है, इसको आप सभी को नोट करना है और रिवीजन करते टाइम, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। टेरा नूलियस क्या होता है, एक नीति है जिसका अर्थ है किसी दिए गए भूमि पर किसी के अधिकार को मान्यता देना, टेरा न्यूलियस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए कैनबरा जो है 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वुलविट गोल्ड बनाने का सुझाव दिया गया। ठीक है, अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया, जो एक स्थानीय शब्द कैनबरा से बना है जिसका अर्थ है सभा स्थल। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मूल स्थान है जो राजधानी के रूप में विकसित किया गया। अगला बात करने वाले हैं गोल्ड रश की। लिखिए आप सभी, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। ये मैं बता चुका हूं वैसे तो, इसके गोल्ड रश का नाम दिया गया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसे हजारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर संवार लेने की उम्मीद में अमेरिका पहुंचे। इसको ही कहा जाता है गोल्ड रश। मतलब बेसिकली जो सारे के सारे लोग कैलिफोर्निया अचानक से पहुंच गए, यूएसए के कैलिफोर्निया में, जहां पे कुछ सोने के चिन्ह मिले थे इसकी वजह से, तो उसको ही कहा जाता है गोल्ड रश। गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक में वृद्धि।
तो गोल्ड रश के कारण पूरा अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। हजारों की संख्या में चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। रेलवे के साज सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। लिखते जाइए, आप सभी नोट करते जाइए। फिर है अगला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास। ये थे औद्योगिक विकास किसकी वजह से? गोल्ड रश के कारण से। अब जब ये गोल्ड रश हुआ, इसकी वजह से क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां के मूल निवासियों को, मूल बासिंदे जो होंगे उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। तो वो कैसे कैसे क्या हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। तो देखिए, बड़ा बेटा तो फ्रांस और ब्रिटेन में अपने पिता के जो भी जायदाद था उसका उत्तराधिकारी बन गया, लेकिन जो छोटा बेटा था वो संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया और यहाँ पर उसने क्या किया? वे अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे, इस वजह से ही वो अमेरिका में आए। कैथोलिक प्रभुत्व के देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट एंड प्रोटेस्टेंटवाद समर्थक देशों के कैथोलिक अनुयायियों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अमेरिका में आकर बस गए। अब अमेरिका आ गए तो ये भी क्या करेंगे? मूल बासिंदे जो होंगे वहां की जमीन भी हड़पेंगे। ऐसे फसलें उगाकर जो यूरोप में नहीं उगाई जाती थी, मुनाफा कमाना चाहते थे। यहाँ पर फसल उगा के यूरोप में बेचकर वहां पर मुनाफा कमाना चाहते थे। मूल बासिंदों को बेदखल करना गलत नहीं मानते थे। वो कहना चाहते थे कि इनको बेदखल करके हम इनके लिए भला का काम कर रहे हैं, इनको पैसे देंगे, इनको काम देंगे, इस प्रकार से वो कुछ गलत नहीं मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार मूल बासिंदे जमीन का उपयोग करना नहीं जानते थे। अगली बात करने वाले हैं, इनको कैसे किस किस तरीके से उनके जमीन से बेदखल किया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, धोखाधड़ी से ज्यादा जमीन ले ली। जमीन के पैसे कितने के दिए? ले जमीन ज्यादा ली। पैसा देने में वायदा खिलाफी की, बोल दिया कि पैसा देंगे लेकिन पैसा दिया नहीं और जमीन हड़प ली। जमीनी बिक्री समझौते पर दस्तखत कराने के बाद मूल बासिंदों को हटाने के लिए बाध्य किया। चिरोकी कबीलों को खदेड़ने के लिए अमेरिकी फौज का उपयोग किया गया। जमीन के अंदर शीशा, सोना या खनिज होने का पता चलने पर मूल बासिंदों को उनकी स्थायी जमीन से भी धकेल दिया जाता था। उसके बाद बात करने वाले हैं सन 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। ये हमारा इस चैप्टर का नोट्स का आखिरी पॉइंट होगा, जिसमें आप लिखिए इसका पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नए रूप में समझने की चाहत जगी। मूल निवासियों को विशिष्ट संस्कृतियों वाले समुदाय के रूप में देखा गया। अगला पॉइंट लिखिए, राइट इट डाउन। प्रकृति और जलवायु को समझने की उनकी विशिष्ट पद्धतियों को पहचाना गया। उसके बाद लिखिए, मूल निवासियों की धरोहर जैसे कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकारी और हस्तशिल्प को सराहा गया। अगला लिखिए, उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय विभाग खोले गए। संग्रहालय में उनकी कलाकृतियों को जगह दी गई। मूल निवासियों ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। मूल निवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। और आखिरी पॉइंट लिखिए इसका, मूल निवासियों का अपनी जमीन के साथ संबंध आदर से देखा जाने लगा। तो ये था आज का आखिरी पॉइंट। आप सभी इसका नोट बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए नोटबुक में। ये हमारा 10th चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर रहता है हमारे इस इतिहास का, विश्व इतिहास का। उस चैप्टर को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और आप सभी के सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।